प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश संविधान में विधि का शासन विषय पर अपना अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान की एवं ब्रिटिश न्याय प्रणाली की जो सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है वह है विधि का शासन। इसलिए जब हम ब्रिटिश न्याय प्रणाली को समझना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पहले विधि के शासन को जानें कि विधि के शासन से आशय क्या है और इसकी क्या व्याख्याएं की जा सकती हैं। वस्तुतः यह उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जो ब्रिटिश जनता ने सैकड़ों वर्षों तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया था। ब्रिटिश शासन प्रणाली में निरंकुश प्रभुता और स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः वहाँ विधि का शासन है। प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है तथा न्यायपालिका स्वाधीन है। इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विधि के शासन के द्वारा ही होती है। ब्रिटिश नागरिक उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा का कवच मानते हैं। विधि के शासन से सामान्यतः आशय है कि ब्रिटेन का शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्नतर स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के सम्मुख समान हैं। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी मनमानेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या करने वाले विद्वानों में डाइसी, एंसन, जेनिंग्स तथा वेड एवं फिलिप्स के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें डाइसी की कृति जो है वह सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। उन्होंने अपनी कृति लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 पक्षों पर प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि डाइसी ने विधि के शासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि इसमें हम में से कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान के मूल में स्थित है। इस कारण नहीं कि संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है, बल्कि इस कारण कि संविधान का क्रमिक विकास इसकी अविरल मान्यता के आधार पर हुआ है। जैसा कि डाइसी का कथन है, वे नियम जो कि अन्य राज्यों में स्वाभाविकतः संवैधानिक संहिताओं के अंग होते हैं,
अंग्रेजी भाषाभाषी राज्यों में व्यक्तियों के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित अधिकारों के स्रोत न होकर उनके परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार विधि के शासन की जो अवधारणा जो डायसी ने बताई है, उसके अनुसार विधि के शासन की 3 विशेषताएं हैं। पहला, विधि की सर्वोच्चता, यानी विधि का जो शासन है उसमें कानून को, विधि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होगा। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो। दूसरा है, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय। डायसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि में समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। विधि के शासन के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं है, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए अभियोग चलाए जा सकते हैं जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हैं। ब्रिटेन की इस कानूनी समानता पर बल देते हुए डायसी ने कहा है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूल करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य न हो उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है। तीसरी विशेषता है वो है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। डायसी के अनुसार विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य यह है कि यह विधि के सामान्य सिद्धांत, नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों के संरक्षक हैं। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरन इसलिए कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा करते आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि के शासन की 3 जो विशेषताएं उभर कर सामने आती है। पहली कि विधि की सर्वोच्चता होती है। दूसरी, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्यायालय होते हैं और वह व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक होता है। किंतु इस शासन पर कुछ सीमाएं हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि आजकल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण, जैसा कि मैंने अपने पूर्व व्याख्यानों में भी बताया कि प्रदत्त व्यवस्थापन यानी राज्य के कार्यों और उसके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है, जिसे
प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। तो इस प्रकार इसकी कुछ सीमाएं बंध जाती हैं। इसी प्रकार अधिकारियों की जो विवेकात्मक शक्तियां हैं, ब्रिटेन में वर्तमान समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। इस विवेकात्मक शक्ति का कारण विधि के शासन सीमित हो जाता है। इसी प्रकार 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध की 6 मास की अवधि के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। यह स्थिति भी विधि के शासन की धारणा को सीमित करती है। और भी कई उपबंध हैं, जैसे कि इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध कोई भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। विदेशी शासकों, राजदूतों पर भी यह लागू नहीं होता। सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है और उनके अभियोग का सैनिक न्यायालय में ही निर्णय होता है। तो वास्तव में आज ब्रिटेन में विधि का शासन जिस रूप में विद्यमान है, उसमें यह परंपरा विकसित हो रही है कि विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए न्यायालय को या सरकार को अहस्तक्षेपवाद के स्थान पर समाजवाद और लोक कल्याण की धारणा बलवती हो रही है। अतः निर्धनता, अशिक्षा, रोग निवारण के लिए सरकार यदि विवेक के अधिकारों का प्रयोग करे तो इसे कानून की धारणा के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर जो बात हमारे सामने आती है कि विधि का शासन जो है वो कानून के अंतर्गत संचालित होता है, सबको कानून के अंतर्गत समान मानता है, किंतु लोक कल्याण और समाजवाद की स्थापना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ विवेक की छूट दी गई है, जिसे कानून की धारणा के विरुद्ध न मान के जाना चाहिए, बल्कि एक अच्छी शासन की स्थापना की दिशा में एक प्रयास माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम ब्रिटेन के संविधान में विधि के शासन की जो है धारणा बनी हुई है।